Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our English channel English Grammar with Anthony sir। और यहाँ पर आपको इंग्लिश के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दैट इज इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है क्लॉजेस एंड इट्स टाइप, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी चालू कर दिया है और मैंने आप लोगों को उसका मीनिंग बताया, उसके टाइप्स भी बताए। और ये जो ट्री डायग्राम है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंटेंस के टाइप्स जो होते हैं वो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और जो हमारे क्लॉजेस है वो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोगों को मिलता है। और उसके बाद हम लोग ने ये भी सीखा कि नाउन क्लॉज जो होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ पर होता है, तो वो सब्जेक्ट की जगह पर हो सकता है, यानी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम करता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है, या तो फिर ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्लॉज आ सकता है, या तो फिर एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट करता है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद आ सकता है, या तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंफिनिटिव वर्ब के तुरंत बाद आ सकता है, या तो फिर इन अपोजिशन टू अ नाउन, मतलब एक नाउन के तुरंत बाद भी दूसरा नाउन क्लॉज आ सकता है जब दोनों नाउन एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं जो आईएनजी वाला फॉर्म है या तो V3 वाला फॉर्म, उसके तुरंत बाद भी हमारा नाउन क्लॉज आ सकता है। तो ये हो गए जो नाउन के रूल्स जो हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने सिखाया, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पर आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, तो एडवर्बियल क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो एडवर्ब क्लॉज है, जो क्लॉज है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो बेसिकली एडवर्ब का काम क्या कैसे करेगा? द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ द कंडीशन इज ओके, यहाँ पर पहले कंडीशन को अभी अवॉइड करेंगे, इससे पहले ये समझ लें एडवर्बियल क्लॉज का मतलब होता है ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब का काम क्या होता है सेंटेंस में? तो डेफिनेशन के हिसाब से एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो मतलब ये तीन काम हो गए, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। उसके अलावा जो एडवर्ब है उसका काम क्या होता है? एडवर्ब टाइम इंडिकेट करता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर रहते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन रहते हैं, ओके, एडवर्ब ऑफ पर्पस रहते हैं। तो ये जो सारे जो एडवर्ब्स रहते हैं वही यहाँ पर भी दिखेंगे, मतलब यहाँ पर वो वर्ड्स नहीं रहेंगे, यहाँ पर क्लॉज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो रूल्स सीखने जा रहे हैं, ये क्लास 10 का है इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, तो जो कंडीशन के लिए जो एडवर्ब क्लॉज इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है हम लोग देखेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के जो वर्ड्स है, कंजंक्शन है, कौन से? इफ, अनलेस एंड वेदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। ओके, कंजंक्शन हमारा यहाँ पर है, इसलिए ये मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। और ये जो है इफ के बाद जो है ये क्लॉज कंडीशन दिखाता है, इसलिए मेरा कौन सा क्लॉज हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनलेस यू वर्क हार्ड। ये मेरा मेन क्लॉज है, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये मेरा कंजंक्शन का वर्ड है जो कि कंडीशन दिखाता है। ओके, कंडीशन दिखाता है, इसलिए ये जो क्लॉज है वो हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वन, द अंडरलाइन वर्ड्स जो हम लोग ने सीख लिया। द कंडीशनल क्लॉज आर द फॉलोइंग टाइप्स। उसके टाइप्स जो होते हैं वो एक है। नंबर 1, in an if clause referring to a likely possible situation in the future। अभी कभी कभार क्या होता है कि जो likely possible situation होती है जो फ्यूचर के लिए होते हैं, the simple present tense is used। तो उसका एक रूल है कि अगर जो likely जो पोजीशन है ये ठीक है, मतलब वो फ्यूचर में होना चाहिए था, पर सेंटेंस के अंदर हम लोग वो क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, वहां पर सिंपल फ्यूचर नहीं इस्तेमाल करते। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज। तो मतलब ये जो मेन क्लॉज है वहां पर फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो मेन क्लॉज है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो भी फ्यूचर टेंस इंडिकेट तो करता है, बताता है फ्यूचर टेंस, बट लिखना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मीनिंग देखो, इफ इट रेन्स वी विल गो इनडोर्स। ओके, अगर बारिश गिरेगी तो हम लोग घर के अंदर चले जाएंगे, मतलब फ्यूचर बताना है। तुम हिंदी में तो बोल सकते अगर बारिश गिरेगी तो हम लोग घर में चले जाए, तो वो फ्यूचर इंडिकेट करता है। बट रूल्स के हिसाब से इफ क्लॉज जब होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर फ्यूचर इंडिकेट करता है तो वहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है।
ये रूल्स आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। इफ शी वर्क्स हार्ड, यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर हर एक जगह पर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस लूंगा, जहां पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, उसके बाद जो मेन क्लॉज है वहां पर मैं सिंपल फ्यूचर टेंस भी ले सकता हूँ, या तो फिर कोई मॉडल भी ले सकता हूँ जो मॉडल फ्यूचर इंडिकेट करता है। ओके, क्लियर। नंबर 2, सेकंड यूज कौन सा है? इन एन इफ क्लॉज जो होता है रिफरिंग टू अ कंडीशन दैट ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। ऐसा जो क्लॉज होता है, ऐसा जो कंडीशन होता है जिसका रिजल्ट हमेशा सेम आता है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है डेली रेगुलर एक्टिविटी एंड नंबर 2 जनरल ट्रूथ। अगर वो रिजल्ट सेम हमेशा आता है तो वो एक प्रकार का जनरल ट्रूथ हो जाता है कि ऐसा ही रहेगा। ठीक है, द सिंपल टेंस इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज टू। तो दोनों जगह पर सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंजन गेट्स टू हॉट, अगर इंजन जब गर्म हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू स्मोक, वो स्मोक करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का जनरल ट्रूथ है और ये भी कंडीशनल जनरल ट्रूथ, और उसका रिजल्ट जो है वो भी जनरल ट्रूथ में चला जाएगा। तो दोनों भी सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो कंडीशन है उसका रिजल्ट है वो हमेशा सेम आता है। ओके, सो दैट इज नंबर 2। इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला वाला क्या देखा? इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी नंबर 3 में चले जाएंगे। इफ अ कंडीशनल क्लॉज रिफर्स टू अनलाइकली और इम्पॉसिबल सिचुएशन। कभी कभार जो कंडीशनल क्लॉज है, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो अनलाइक सिचुएशन या तो फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन बताता है। इन द प्रेजेंट और फ्यूचर द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज। तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन द मेन क्लॉज वी यूज शुड, कुड, माइट, वुड। तो मतलब जो ये मॉडल है ना, उसके पास्ट वाले जो वर्ड है ना, वो हम लोग मेन क्लॉज में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रैन फास्ट, ओके, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो यहां पर हम लोगों को कोई भी एक मॉडल लेना होता है जो पास्ट वाला मॉडल होगा। मे में नहीं लिख सकता हूं, मुझे माइट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मे का पास्ट जो होता है वो माइट रहता है। एक्चुअली में मे और माइट के दूसरे भी यूज होते हैं, बट रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से देखते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से, तो मे का पास्ट माइट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर माइट इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां पर रूल क्या बनता है? इफ क्लॉज है, ठीक है, इफ अगर कंजंक्शन है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर अगर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल करना होता है। अगर सिचुएशन अनलाइकली एंड इम्पॉसिबल है, तो ये जो मेन क्लॉज है उसके अंदर माइट, कुड, शुड, वुड, वो प्रकार के वर्ड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4। बाकी के एग्जांपल है, आप यहां पर देख सकते हो। नंबर 4, इफ अ कंडीशनल क्लॉज, मतलब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज refers to something that did not happen, okay, जो हुआ नहीं है, in the past, पास्ट में हुआ नहीं है, the past perfect tense is used। वहां पर टेंस कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कुछ एक्शन हुई नहीं है जो होनी चाहिए थी। ठीक है, इन द मेन क्लॉज वी यूज, अभी जो यहां पर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव, या तो शुड प्लस हैव, या तो कुड प्लस हैव, या तो माइट प्लस हैव। मतलब मॉडल का जो पास्ट टेंस होता है वो हम लोगों को इस्तेमाल करना है। पास्ट मॉडल नहीं, मॉडल का पास्ट टेंस, जहां पर मॉडल प्लस हैव प्लस V3, वो फॉर्मेट हम यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी हैड वर्क हार्ड, ओके, यहां पर क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि उनको करना चाहिए था, नहीं किया। समथिंग दैट डिड नॉट हैपन, करना चाहिए था पर नहीं किया। ठीक है, she would have passed, ओके, स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, अंडरस्टैंड? तो ये फॉर्मेट हमारा रहेगा, और ये जो मॉडल रहेगा वो ज्यादातर पास्ट का मॉडल रहेगा, क्योंकि यहां पर कैन प्लस हैव प्लस V3 कभी नहीं आ सकता। वहां पर पास्ट के मॉडल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, बट व्हेन द मेन क्लॉज इज अबाउट द प्रेजेंट, वुड, कुड, माइट एटसेट्रा विदाउट हैव इज यूज्ड। ओके, अगर यहां पर कुछ होना चाहिए था पर नहीं हुआ, वो सिचुएशन में यहां पर जो सेंटेंस इस्तेमाल किया है वो सिर्फ सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो यहां पर हम लोग सिर्फ वुड इस्तेमाल करेंगे, मॉडल इस्तेमाल करेंगे, वहां पर वो भी पास्ट के मॉडल इस्तेमाल करेंगे, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 5,
फिफ्थ कंडीशन है, इफ द कंडीशन क्लॉज रिफर्स टू एन अनलाइकली सिचुएशन इन द फ्यूचर। अभी अनलाइकली सिचुएशन पर फ्यूचर की है तो क्या करेंगे, वेयर टू और शुड फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव। तो वहां पर क्या इस्तेमाल करना है, मेन क्लॉज में वेयर टू, नो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो वहां पर वेयर टू या तो शुड इस्तेमाल करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, एंड उसके बाद हमें इंफिनिटिव भी लिखना है। इज समथिंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, उसकी सिंपल पास्ट टेंस की जगह पर हम लोग ये वाला टेंस इस्तेमाल करेंगे, वेयर टू एंड शुड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इंफिनिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू शुड मीट, ओके, मॉडल होता है, मॉडल के साथ तो इंफिनिटिव आएगा नहीं, तो यहां पर सिर्फ इफ यू शुड मीट, यहां पर देखो टेल हिम टू कम, तो इंफिनिटिव यहां पर आया मेन क्लॉज के अंदर, ठीक है। इफ शी वर टू डाई, वर टू उसके बाद डाई, बिफोर यू, हु वुड लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, तो यहां पर वेयर टू के तुरंत बाद इंफिनिटिव केस आ जाता है। इफ यू नीड एनी हेल्प रिंग मी अप, ओके, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये वाला जो है ना वो अलग सेंटेंस है, पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर वेयर टू एंड शुड इस्तेमाल किया है। अगर कौन सी सिचुएशन है, अनलाइक सिचुएशन, वो भी फ्यूचर के लिए अनलाइक सिचुएशन होती है, तो वहां पर हम लोग शुड या तो वेयर टू इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो शुड के साथ यहाँ पर कौन सा इंफिनिटिव नहीं आएगा, बट वेयर टू के साथ इंफिनिटिव आएगा। बट यस, सेकंड सेंटेंस जो होता है वहां पर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस या तो फिर इंफिनिटिव वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, नंबर 6, इफ ओनली इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश रेफरेंस टू प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर हम लोग इफ ओनली इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, विश, यानी तुम्हारी डिजायर, जो तुम्हारी इच्छा है, और वो भी कौन से टेंस के लिए, प्रेजेंट या तो फ्यूचर टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली आई वर रिच, अगर मैं पैसे वाला होता तो, ठीक है। इफ ओनली आई कुड स्विम, अगर मैं स्विमिंग कर सकता तो। इफ ओनली आई न्यू हर नेम, ओके, अगर मैं उसका नाम जानता तो अच्छा होता, ठीक है। तो ये वाला जो है वो प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है, बट मीनिंग उसका क्या होता है, विश और डिजायर, यहां पर कंडीशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन, इफ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश दैट पास्ट इवेंट हैड बीन डिफरेंट, ओके। अब ये पास्ट इवेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली ही हैड रिमेंबर्ड, इफ ओनली मतलब उन्होंने रिमेंबर नहीं किया था, याद नहीं रखा था, अगर याद रखा होता तो, रिमेंबर टू पोस्ट दैट लेटर, अगर वो याद रखा होता तो पोस्ट भी कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर इफ ओनली के बाद पास्ट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होना चाहिए था पर नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, इफ ओनली आई हैड मेट हर, अगर मैं उसको मिला होता तो अच्छा रहता। इफ ओनली ही हैड स्पोकन टू द ट्रूथ, अगर उन्होंने सच बोल दिया होता तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। तो यहाँ पर इफ ओनली उसके साथ पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमारे हो गए सारे रूल्स इफ के। इफ क्लॉज, अगर इफ एडवर्ब क्लॉज है, ओके, कंडीशनल जब होता है तो इफ के साथ जब हम लोगों को क्लॉजेस इस्तेमाल करने होते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, रूल्स, टेंसेस कौन से इस्तेमाल करना है, मॉडल्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, वो हम लोग ने सीखा। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो कि बहुत सारे टाइम के वर्ड्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ओके। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए टाइम के जो कंजंक्शन है वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो टाइम के कंजंक्शन सारे यहाँ पर हम लोग ने लिखे वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टाइम का जो कंजंक्शन है वो व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, while, as, by the time, as soon as, मतलब ये वर्ड्स तुम देखते हो तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो क्लॉज इस्तेमाल किया, ये कंजंक्शन के तुरंत बाद जो क्लॉज इस्तेमाल किया है वो हमारा टाइम क्लॉज है, और टाइम क्लॉज एडवर्ब में आता है, ओके। नेक्स्ट वन, कॉजेज और इफेक्ट। अगर कॉज और इफेक्ट जो होता है उसके लिए जो वर्ड्स आते हैं, बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज, सो एंड दैट, ओके। फॉर यहाँ पर नहीं है, फॉर भी आ सकता है। तो कॉज एंड इफेक्ट के लिए जो कंजंक्शन वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो ये है। उसके बाद जो क्लॉज आएगा वो तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है, ठीक है। तो वो भी हमारा एडवर्ब क्लॉज बनेगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रास्ट के लिए जो कंजंक्शन है वो है ऑल्दो, इवन, वेयरएज, व्हाइल, दो, और उसके बाद कंडीशन के जो क्लॉजेस है वो है इफ, अनलेस, ओनली इफ, वेदर और नॉट, इवन इफ, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ओके। तो ये वाले जो वर्ड्स है वो कंडीशन इंडिकेट करते हैं। तो यही कंजंक्शन को ध्यान में रख के हम लोगों को कॉज, जो क्लॉज है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉज है वो मेरा एडवर्ब क्लॉज रहेगा, नाउन क्लॉज रहेगा, या तो एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा। अगर ये सारे कंजंक्शन वर्ड आते हैं तो तुम्हें क्लियरली बता देना है कि ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है।
अभी एडवर्ब क्लॉज के कुछ एग्जांपल यहाँ पर है। डोंट गो बिफोर ही कम्स, ओके, ये कंडीशन भी हो गई। इफ ही टेक्स मेडिसिन, सॉरी ही टेक्स द मेडिसिन बिकॉज ही इज इल, ये वाला जो है वो रीजन हो गया। बिकॉज किसके लिए इस्तेमाल होता है? रीजन। तो ये वाला हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। ओके, बहुत इजी है। तुम कंजंक्शन के ऊपर ध्यान रखो। बिफोर जो है वो टाइम के रिलेटेड कंजंक्शन है, तो ये जो क्लॉज हो गया वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो तुम्हें कंजंक्शन वर्ड पता है तो तुम्हें क्लॉज भी पता चल जाएगी। और क्लॉजेस जानने के लिए याद रखे, जो वर्ड है ना एडवर्ब, उसका मीनिंग तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए। नाउन का मीनिंग पता होना चाहिए, तो जाके तुम नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो वही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब सिर्फ एक वर्ड रहता है। एडवर्ब फ्रेज क्या रहता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है और एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब क्लॉज क्या रहता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, कंप्लीट मीनिंग भी होता है और क्लॉज का काम करता है, पर उसके साथ साथ वो एडवर्ब का भी काम करता है, इसलिए उसको एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेसन में हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज हमने सीखे, तो एडवर्ब क्लॉज में हम लोग ने कंडीशन के क्लॉज सीखे और फिर उसके बाद टाइम के रिलेटेड सारे जो कंजंक्शन वर्ड है वो हम लोग ने चेक कर लिए। मतलब ये कंजंक्शन के वर्ड के बाद जो भी क्लॉज आता है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे के जो वीडियो है उसमें हम लोग ये जो हमारी सीरीज है क्लॉजेस का, उसका लास्ट टॉपिक दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज, वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पर अगर एडवर्ब क्लॉज में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो क्वेश्चन में, कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।